नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने मम्माज़ बॉय की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। इस कहानी में भी एक मम्माज़ बॉय है। कैसा है, चलिए सुनते हैं। संगीता माथुर जी की लिखी हुई कहानी में कहानी का नाम है मम्माज़ बॉय। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी के बारे में आपके विचार भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शादी से घर की रौनक कुछ और ही हो जाती है। कल तक इस घर में हम सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरे पति नीरज और मेरा इकलौता बेटा हर्ष। नीरज और हर्ष के ऑफिस चले जाने के बाद घर मुझे काट खाने को दौड़ता था, समय काटे नहीं कटता था। और अब 4 दिनों से हालत यह है कि मुझे घड़ी की तरफ आंख उठाने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इकलौते बेटे की शादी में माँ को सांस लेने की फुर्सत मिले भी तो कैसे। कल से मेहमान एक एक करके रवाना होने शुरू हो जाएंगे और 2 ही दिनों में घर फिर से खाली हो जाएगा। लेकिन मुझे अब खालीपन कभी नहीं घेरेगा। घर में मेरी नई बहू जो आ गई है, उसके संग बातें करते काम करते अब तो मेरा समय मज़े से कटेगा। ये सोच सोच कर मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। एक तरफ घर में नई बहू के आने का एहसास मुझे गुदगुदा रहा था, तो दूसरी ओर कुछ चिंताएं भी घेर रही थी। अपने बेटे हर्ष के प्रति मेरा जितना झुकाव है, उतना ही उसका भी मेरे प्रति लगाव है। मम्मा मम्मा करते उसकी जुबान नहीं थकती। घर में जितने सदस्य हैं उतने ही नौकर हैं, फिर भी अपने हाथों से उसके सभी काम करने से ही मुझे संतुष्टि मिलती है। हर माँ बेटे का यह आपसे लाड़ प्यार नई बहू मेघा को भी उसी तरह खटकने न लग जाए जिस तरह मुझे नीरज और उनकी माँ का लाड़ प्यार खटकने लगा था। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि शादी की थकान के कारण पलंग पर लेटते ही नींद के आगोश में समा जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो यादों के ताने बाने ने मेरी नींद को कहीं दूर पटक दिया था। पास ही खर्राटे भरते अपने पति नीरज को देखकर मुझे जलन हो रही थी। पुरुष गृहस्थी में रहते हुए भी कितना लापरवाह जीवन जी सकता है। न किसी से कोई खास लगाव, न ही भावना से कोई मतलब। दुनिया भर की भावनाएं तो मानो हम औरतों के लिए ही बनी है, जिसकी दुख में भी आंखें बरस पड़ती हैं और खुशी में भी। जनवरी की ठंडी रात अपने पूरे जोरों पर थी। 4 दिन शादी के गहमा गहमी में मैं इस ठंड को महसूस ही नहीं कर सकी। आज काम से कुछ राहत मिली तो भयंकर ठंड पड़ रही है इस बात का एहसास हुआ। मैं कंबल में और अंदर दुबक गई, लेकिन कंबल में दुबकने से भी इंसान यादों के शिकंजे से तो मुक्त नहीं हो सकता। अतीत का एक एक दृश्य मेरी आंखों के सामने ऐसे घूम रहा था मानो कल ही की घटना हो। तुम्हें तो हर काम माँ जी से पूछकर या बताकर करने की आदत हो गई है। तुम पूरी तरह से अपनी माँ के लाडले बेटे हो, बस सिर्फ और सिर्फ मामाज बॉय। मेरे कमरे के बाहर से गुजरती माँ जी के कानों में मेरे ये शब्द हथौड़े की तरह गूंज उठे। नीरज उनका इकलौता लाडला बेटा है, जिसकी बलाइयाँ लेते हुए वे थकती नहीं। बेटे को पालने में उन्होंने अपनी पूरी ममता उड़ेल कर रख दी थी। नीरज ने भी उन्हें कभी निराश नहीं किया था। अपनी माँ के सब अरमान पूरे करना वे अपना पहला कर्तव्य समझते थे। अपनी बहू यानी मुझसे भी माँ जी को कोई शिकायत नहीं थी। दरअसल बेटे से उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि उससे जुड़ी हर चीज़ उन्हें बड़ी प्रिय थी, फिर चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। इसीलिए नीरज का रुमाल भी उन्हें उतना ही प्रिय था जितना कि उसका बेटा या बीवी। लेकिन यही माँ जी से भूल हो गई। वे भूल गई कि बीवी में भावनाएं होती है, वो रुमाल की तरह निर्जीव तो नहीं होती। अपने अंधे मोह में उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं उनके इस पुत्र मोह को पसंद करती हूँ या नहीं। इसीलिए उस दिन मेरा नीरज को मम्माज बॉय कहना माँ जी को गहरा मानसिक आघात पहुँचा गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान हुई थी वो नीरज का जवाब सुनकर। कम ऑन नीरा, मेरे लिए तुम भी उतनी ही खास हो जितनी की माँ। पर क्या करूँ डियर, तुम्हारी बात मानता हूँ तो जोरू का गुलाम कहलाऊंगा, और माँ की बात मानता हूँ तो मम्माज बॉय। अपनी जिंदगी तो भैया अब ऐसे ही त्रिशंकु की तरह लटकते हुए ही गुजरनी है। ये कहकर वो हंसते हुए ऑफिस निकल गए थे। लेकिन यह सुनकर माँ जी तो गहरी सोच में डूब गई थी। इतने बड़े आरोप को इतने हल्के में ले रहा है उनका बेटा। बिल्कुल अपने बाप पर गया है।
उन्हें भी हर बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने की आदत थी। नीरज भला क्या खाक माँ की मानता है? उसके बाप तो पूरे श्रवण कुमार थे। अपनी माँ यानी मेरी सास के सामने आंख ऊपर तक नहीं करते थे। रात को 2 घंटे नियम से माँ के पैर दबाते थे। घर में सास का हुक्म पत्थर की लकीर होता था। माँ जी सोच रही थी बैठी बैठी कि वे बेचारी जब कभी दबी जबान से अपने पति को कुछ कहती तो वो भी उनकी बात इसी तरह मजाक में उड़ा देते थे जैसे अभी नीरज ने अपनी पत्नी की बात उड़ाई है। अगर उनके कारण नीरज की हालत त्रिशंकु की तरह हो गई है तो ठीक है, वो अब उससे कोई उम्मीद नहीं रखेंगी। अब वो अपने बेटे से एक दूरी बनाकर रखेंगी ताकि उस बेचारे को बहू के ताने न सुनने पड़े। उस दिन के बाद से माँ जी ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। बापूजी के 3 बंदरों को उन्होंने खुद में आत्मसात कर लिया। न कुछ बोलना, न कुछ सुनना और न कुछ देखना। एक दिन मैं और नीरज किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए घर से निकल रहे थे। माँ जी ने पहले ही तबीयत ठीक न होने का बहाना करके साथ चलने से इनकार कर दिया था। पिताजी शादी समारोह से वैसे ही दूर रहते थे। मैं अपने मेकअप को अंतिम टच दे रही थी कि नीरज की आवाज़ सुनाई दी। वो माँ जी से पूछ रहे थे कि शादी में कितने रुपए देने हैं। माँ जी ने तमक कर जवाब दिया था, इतनी छोटी छोटी बातें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें और नीरा को उचित लगे वैसा कर लिया करो। माँ का यह रूप नीरज के लिए एकदम नया था। वो अचकचाकर वहां से हट गए। टीवी पर न्यूज़ देखते पिताजी भी एक पल को नजरें उठाकर माँ की ओर देखते रहे, फिर जाने क्या सोचकर फिर से टीवी देखने लगे। लेकिन माँ जी के ऐसे रूखे व्यवहार से मुझे लग गया था कि हो न हो माँ जी ने उस दिन की हमारी बातों को सुन लिया है और अब वो चोट खाई नागिन की तरह बदला लेने पर उतारू हैं। एक बार की तो मैं डर गई, लेकिन फिर सोचा अच्छा ही है कि चोट खाकर माँ जी अपने कैचुल में सिमट रही है। मैं क्यों उनकी परवाह करूं? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। उसके बाद भी कुछ मौके ऐसे आए जब नीरज ने माँ जी से कुछ पूछना चाहा और माँ जी ने उन्हें झिड़क दिया। तब से नीरज माँ जी से कतराने लगे और हर बात में मुझसे सलाह मशविरा करने लगे। शायद मेरा अहम यही तो चाह रहा था, लेकिन अपने इकलौते बेटे पर अपना एकाधिकार टूटते देखकर माँ जी कुंठित से रहने लगी। यह कुंठा समय असमय झल्लाट बनकर उनके सीने से निकल पड़ती। मामा जी के पोते के मुंडन संस्कार के समय ऐसा ही वाकया हुआ था। इकलौती बहन होने के कारण माँ जी और संग में पिताजी को भी फंक्शन में जल्दी पहुंचना था। तय हुआ कि मैं नीरज के ऑफिस से आने के बाद उनके संग पहुंचूंगी। पोते से बहुत ज़्यादा लगाव होने के कारण माँ जी ने हर्ष से अपने संग चलने को कहा, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अपनी मम्मी के संग आएगा। बस माँ जी का दबा हुआ आक्रोश फूट पड़ा। हाँ हाँ, अपनी मम्मी के संग ही आना, तू तो अपने मम्मा का लाडला मम्माज बॉय जो ठहरा। यह सुनते ही मैं तुरंत समझ गई कि मेरा तीर मुझ पर ही चलाया जा रहा है, पर मैं भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। मैंने तुरंत हर्ष को अपने सीने से चिपका लिया और कहा, ठीक है, माँ का लाडला माँ के साथ ही आएगा, आप जाइए। मेरी इस हरकत से माँ जी और चिढ़ गई और बोली, और कल को इसकी बहू को यह माँ बेटे का लाड़ प्यार बर्दाश्त न आया तो? यह सुनते ही मैं भी तुनक कर बोली, माँ जी, मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो बेटे की शादी के बाद भी उसे अपने पल्लू से बांध कर रखती हैं। शादी के बाद हर्ष की अपनी गृहस्थी होगी जिसे वो अपनी मर्जी से और अपनी बीवी की सलाह से चलाएगा। मैं उनकी गृहस्थी में कभी भी दखल नहीं दूंगी और एक आदर्श माँ की तरह बनकर दिखाऊंगी। इतनी देर में पिताजी ऑटो लेकर आ गए थे, इसीलिए हम सास बहू की तकरार वहीं खत्म हो गई। माँ जी ने उस दिन के बाद अपना मुंह पूरी तरह सिल लिया था। घर की शांति के लिए नीरज ने भी चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। पिताजी की तरह वो भी धीरे धीरे अपने में ही मस्त रहने लगे, हर समय ऑफिस की फाइलों में लीन। रिटायरमेंट के बाद फाइलों का जगह अखबार और मैगजीन्स ने ले लिया था। पिताजी का अब तक स्वर्गवास हो गया था। माँ जी उम्र के अंतिम पड़ाव पर थी। हर्ष जवान हो चला था और मेरी उम्र भी बढ़ चली थी, पर अब मैं माँ जी के मन की हालत को समझने लगी थी। बेटे पर अपना एकाधिकार छिन जाने का डर मुझे भी अब कुछ कुछ सताने लगा था। माँ जी के प्रति मेरा आक्रोश अब हमदर्दी में बदल चुका था।
पर मैं उसे व्यक्त करने में हमेशा हिचकिचाती रही। और फिर बेटे के प्रति स्नेह का सागर दिल में समेटे ही एक दिन माँ जी भी इस लोक से विदा हो गई। आज घर में नई बहू के आगमन के साथ ही माँ जी से जुड़ी सारी यादें फिर से जिंदा हो उठी है। घर की शांति बनी रहे, इसके लिए माँ जी ने अपनी ममता के उफनते ज्वार को काबू में कर लिया था। मैं भी आज से हर्ष और उसकी गृहस्थी से जुड़े समस्त अधिकार नई बहू मेघा को सौंपती हूँ। माँ जी के सामने मैंने जो आदर्श माँ होने का दंभ भरा था, उसे हकीकत में करके दिखलाऊंगी, ताकि कल को कोई और बागी नीरा न पैदा हो जाए। इस मजबूत इरादे से मेरे अशांत मन को गहरी शांति मिली और मैं जल्दी ही नींद के आगोश में समा गई। आधी रात के बाद मेरे कानों में मम्मी जी की फुसफुसाहट सुनकर मैं चौंक कर उठ बैठी। नई बहू मेघा मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी। फुसफुसाहट इस बात का संकेत थी कि उसे नीरज के उठ जाने का डर था। किसी अनिष्ट की आशंका से मैं कांप उठी। कहीं पहली रात में ही हर्ष ने अपनी मम्मा के प्रति लाड़ जताते हुए कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं कह दी कि मियाँ बीवी लड़ पड़े हों और मेघा मुझे बुलाने आ गई हो। मेरी घबराहट भांप कर मेघा फिर से फुसफुसाई, हर्ष की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपको बुला रहे हैं। मैं नंगे पांव बिना शॉल लपेटे मेघा के पीछे चल पड़ी। हर्ष बेटे क्या हुआ? घबराओ नहीं माँ, शादी में इतने दिन उल्टा सीधा खा लेने से मेरा पेट गड़बड़ा गया है। 5 बार दस्त हो चुके हैं। मैंने सोचा आपसे कोई घरेलू दवा बनवा कर खा लूँगा तो तबीयत संभल जाएगी। मैं अभी बना कर लाई बेटा, कहकर मैं उल्टे पाँव रसोई की ओर जाने लगी। तभी मुझे अपने कुछ समय पहले किए गए फैसले की बात याद आई और मैं वहीं ठिठक कर रुक गई। इतिहास अपने को दोहरा रहा था। अगर हर्ष इसी तरह अपने हर काम के लिए मुझे ही बुलाता रहा तो कोई हैरानी की बात नहीं कि कल मेघा भी उसे ममाज बॉय ही कहेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मुझे आज पहले दिन से ही हर्ष की देखभाल की संपूर्ण बागडोर मेघा को सौंप देनी चाहिए, ये सोचकर मैं वापस मुड़ी। क्या हुआ माँ? हर्ष ने पूछा तो मैं बोली, बेटा इतने से काम के लिए तुमने मुझे क्यों बुलवाया? अब तुम्हारी सार संभाल के लिए मेघा तुम्हारे पास है, तुम्हें उसे सौंप कर मैं बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी हूँ। अब तुम अपनी ज़रूरत उसे बताया करो। जी जी मम्मी जी, मैंने इनसे कहा भी था कि मैं बना लाती हूँ। मेघा खुद को दोषी मानकर बौखला उठी थी। यह देखकर हर्ष बोला, मम्मा मेघा को अभी घर की ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर उसे सही मात्रा भी तो पता नहीं होगी। वैसे भी अपने कामों के लिए मैं आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अपनी तारीफ सुनकर मैं खुश हो गई और तुरंत ही रसोई की ओर लपकी। सधे हाथों से पलक झपकते ही मैंने दवा तैयार कर ली और अगले ही पल मैं वापस हर्ष के दरवाजे पर थी। लेकिन पर्दे के पीछे से होती बातचीत सुनकर मेरे उड़ान भरते पैरों को जैसे लकवा मार गया। आपने मुझे क्यों नहीं जाने दिया? क्या सचमुच आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मेघा का रूठा हुआ स्वर सुनाई दिया। अरे मेरी जान, तुम बहुत भोली हो। इतनी ठंड में मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। तुम कहाँ इतनी ठंड में रसोई में जाती और सामान ढूंढती? मम्मा को तो मेरा काम करने की आदत है और उन्हें इसमें खुशी भी मिलती है। मैं तो चाहता हूँ कि शादी के बाद भी वो मेरे सारे काम पहले जैसे ही करते रहे। तुम तो बस अपनी इस फूल सी काया की सार संभाल करो और मुझ पर अपना सारा प्यार लुटाओ। नॉटी बॉय। मेघा के इस स्वर के साथ ही दोनों की मिलीजुली शरारती हंसी सुनाई दी। मैं हाथ में दवा की कटोरी लिए जड़ सी खड़ी हुई थी और सोच रही थी कि पीढ़ियों के अंतराल ने श्रवण कुमार को पहले ममाज बॉय बनाया और फिर नॉटी बॉय। अगला रूप जाने क्या होगा? हे भगवान, मुझे वो रूप दिखाने के लिए जिंदा मत रखना। बुदबुदाते हुए मैंने कसकर आंखें बंद कर ली, मानो ऐसा करके मैं वह भयानक रूप देखने से बच जाऊंगी। अभी आप सुन रहे थे कहानी मम्माज बॉय, जिसे लिखा था संगीता माथुर जी ने। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।